नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात बड़ी खबर की। टीटी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज मामले में केके सिंह को दोषी माना गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त, जिसमें टीटी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के मामले में जांच में एडीएम केके सिंह दोषी करार दिए गए हैं। कमेटी ने डीएम को इसे लेकर अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। छात्र की पिटाई नहीं करनी चाहिए थी, ये इस रिपोर्ट का वो हिस्सा है जिसमें एडीएम केके सिंह को दोषी ठहराया गया है। छात्र की पिटाई के इस मामले में ये बड़ी कार्रवाई जांच रिपोर्ट के जरिए इस वक्त सामने। तिरंगा लिए छात्र की पिटाई क्यों की गई, छात्र को गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, ये इस कमेटी की रिपोर्ट के लिखे हुए शब्द हैं जो डीएम को अब प्रति के तौर पर दे दिए गए हैं। डीएम ने एडीएम को शोकॉज जारी किया हुआ है एडीएम केके सिंह पर। अब इसे लेकर शिकंजा जो है वो कसता हुआ एक्शन की तैयारी की जाती हुई, क्योंकि रिपोर्ट भी उनके खिलाफ है जिसमें वो दोषी करार दिए गए हैं। और कहते हैं जाको राखे साइया मार सके ना कोई। एक ऐसा ही हादसा जिसमें एक वैन तालाब में जाकर गिर जाती है, लेकिन इस हादसे में जो बच्चे इस वैन में मौजूद थे, वहां मौजूद स्थानीय लोगों की तत्परता की वजह से एक एक बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि ये तेज रफ्तार मारुति वैन बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए 20 फीट गहरी नहर में जा गिरी थी। मारुति वैन गिरते ही अफरा तफरी का माहौल इस इलाके में और आसपास देखने को मिला। वैन में छात्र मौजूद थे, छात्राएं मौजूद थी। स्थानीय लोग यहां पर पहुंचते हैं और कॉलेज के इन छात्रों को पानी भरे वैन से बाहर निकाला गया। वैन में आधा दर्जन छात्र उस वक्त सवार बताए जा रहे हैं जिस वक्त ये वैन हादसे का शिकार हुई। बताया जा रहा है कि मारुति वैन एक शिक्षा संस्थान से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है और ड्राइवर की लापरवाही की वजह से, क्योंकि रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि ड्राइवर ने गाड़ी पर अपना संतुलन खो दिया, जिसके बाद ये 20 फीट गहरे नहर में जाकर वैन छात्रों के साथ गिरती है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसमें आधा दर्जन छात्र और छात्राएं सवार बताई गई। हालांकि यहाँ पर जो लोग मौजूद थे, स्थानीय लोगों की तत्परता की वजह से इनकी जिंदगी बचाई जा सकी। और ये तस्वीरें देखिए, ये वो तस्वीर है, एक्सक्लूसिव तस्वीर है आपके टीवी स्क्रीन पर, जो एक शिक्षण संस्थान की वैन बताई जा रही है और इसमें छात्र और छात्राएं सवार थे जो कॉलेज के लिए निकले थे। लेकिन इसी दौरान रफ्तार इस वैन की इतनी ज्यादा थी कि इसने रेलिंग को तोड़ा और नहर में जाकर गिर जाती है। हालांकि यहाँ पर लोग जो मौजूद थे उस वक्त, उन लोगों की तत्परता ने इन सभी को सुरक्षित बचा लिया है। और ये तस्वीरें उस वक्त रेस्क्यू करते हुए उन ग्रामीणों की, जिनकी तत्परता की वजह से इन सभी की जान बच पाई है। अगली खबर रोहतास के डेहरी से, जहां पर अधिकारी और कर्मचारी कितने लापरवाह हैं उसकी एक कबानगी हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने जा रहे हैं। जिन फाइलों को सहेज कर रखा जाना चाहिए था, वो फाइलें बोरों में ठूस ठूस कर भरी गई और उसके बाद इन्हें फेंका जाता है। सरकारी विभाग की ये बड़ी लापरवाही इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है, जिसमें टेंडर से जुड़े हुए कागजात की फाइल ये बताई जा रही है और सड़क के किनारे इन्हें फेंक दिया गया। विभाग को जब इस बात की जानकारी मिली तो आनन फानन में ज्यादातर जो फाइल हैं उन्हें वापस लेने के लिए कार्यालय से कर्मचारी भागते पहुंचते हैं यहाँ पर और एक बार फिर से इन्हें रखवाया जाता है। 2016 और 17 के बीच किए गए टेंडर की ये फाइल बताई जा रही है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि फाइलें सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल के कार्यशाला में रखी गई थी, लेकिन शायद चोरों ने उसे यहाँ से उठाकर नहर के पास फेंक दिया होगा। हास्यास्पद दलील भी जरा देखिए इन अधिकारियों की। लेकिन सवाल यही है कि अगर ये फाइलें इतनी महत्वपूर्ण थी तो इन महत्वपूर्ण फाइलों को कैसे रखा गया था? क्या इसके रख रखाव को लेकर इंतजाम नहीं है और चोरों ने फाइलों की चोरी क्यों की होगी? ये भी बड़ा सवाल, जिस सवाल का जवाब अधिकारी दे तो जरूर रहे हैं, लेकिन ये पचने योग्य नहीं है। और ऐसे में इन तस्वीरों के साथ न्यूज 18 ये सवाल पूछता है कि फाइलें इतनी लापरवाही से आखिर क्यों रखी गई थी? सरकारी ऑफिस में
चोरी हुई और किसी को खबर तक नहीं लगा, क्योंकि जो फाइल आप इस वक्त देख रहे हैं ये सड़क के किनारे फेंकी गई थी। टेंडर की ये फाइल बताई जा रही है 2016 और 17 के बीच की, और सुरक्षा के दावे किए जाते हैं, लेकिन वो सुरक्षा किस तरह से काम करती है उसकी एक बानगी है, जहां पर चोर फाइल की चोरी करता है और उसे ले जाकर फेंक देता है। ये दलील अधिकारी दे रहे हैं। अब बात घूसखोर और भ्रष्ट उन अधिकारियों की जिनके ऊपर ताबड़तोड़ एक के बाद एक निगरानी विभाग की टीम की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। संजय कुमार इसमें एक वो नाम जिनके आवाज से करोड़ों के कैश बरामद होते हैं, लाखों के सोने के जेवरात और हीरे के जेवरात लॉकर से मिल जाते हैं। इनके खुद के जान पहचान वालों के घरों से 3 करोड़ से ज्यादा रकम की कैश की बरामदगी होती है, और ये वो इंजीनियर साहब हैं। संजय कुमार राय इनका नाम है, और इनके ठिकानों पर सिर्फ पटना में नहीं किशनगंज में भी ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई, और जो संपत्ति अर्जित इन्होंने गलत तरीके से करके रखी हुई थी वो करोड़ों में पहुंच जाती है। इन रकमों को गिनने के लिए मशीन मंगाई गई, उसके बाद सवाल जवाब का दौर चलता नजर आया, और आज भी निगरानी की टीम की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। किशनगंज में पदस्थापित ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता हैं संजय कुमार राय, जिनके ठिकानों से, कार्यालय से, रिश्तेदारों से और नजदीकी लोगों के घरों से करोड़ों की संपत्ति की बरामदगी की गई। तो बिहार में भ्रष्टाचार को लेकर लगातार निगरानी की टीम एक्टिव नजर आती है, लेकिन अगर आंकड़ों का हवाला दिया जाए, इन आंकड़ों पर अगर आप नजर डालेंगे तो सबसे ज्यादा अगर कार्रवाई हुई है निगरानी विभाग की टीम की तरफ से तो वो साल 2016 और 17 बताए गए। पिछले 2 सालों में आय से अधिक संपत्ति के मामले में ज्यादातर कार्रवाई की गई। आरटीआई एक्टिविस्ट शिव प्रकाश राय ने जो सूचना प्राप्त की थी, ये सूचना उनकी तरफ से निकाली गई, जिसमें सूचना के अधिकार के तहत जानकारी में खुलासा किया गया कि 2016-17 में निगरानी ने सबसे ज्यादा कार्रवाई की। उस समय आरजेडी का शासनकाल था, विपक्ष में बीजेपी थी। बीजेपी का कहना है कि उस समय बिहार में भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं था, जबकि आरजेडी का यह दावा है कि यह सब कुछ सरकार ही तो करवा रही थी। अधिक संपत्ति के कितने मामले पर कार्रवाई हुई और केस की अद्यतन स्थिति क्या है, कितने आरोपियों की संपत्ति जब्त हुई, सजा हुई, उसके बिंदु पर मैंने इंफॉर्मेशन मांगा था 2010 से लेकर अब तक। जब जब राजद के लोग सत्ता में आते हैं तो भ्रष्टाचार के मामलों में वृद्धि होती है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल में स्वयं भ्रष्टाचारी और दागियों की भरमार है। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सजाप्ता है, उसके युवराज बेल पर हैं। जो विरोधी ये बात हमारे बीजेपी के लोग कहते हैं, इसी से पता चलता है कि हमारे शासन में किस तरह से पारदर्शिता के साथ काम हो रहा था, निगरानी एक्टिव थे, काम कर रही थी। बिहार में महागठबंधन की नई सरकार बनने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष विभिन्न मुद्दों को लेकर आमने सामने हैं। एक बार फिर से निगरानी विभाग की कार्रवाई को लेकर सियासी खींचातान शुरू हो गई है। दरअसल मामला 2016 और 17 का है। इन 2 सालों में निगरानी विभाग ने ट्रैपिंग और डीए केसेज में सबसे ज़्यादा कार्रवाई की है पिछले 10-12 सालों में। इसे राजद जहां अपनी उपलब्धियां बताने में जुटा हुआ है, वहीं बीजेपी जो विपक्षी पार्टी है उसका ये मानना है कि इन 2 सालों में राजद के शासनकाल में भ्रष्टाचार काफ़ी ज़्यादा हुआ था, इसलिए कार्रवाइयाँ करनी पड़ी। बहरहाल हकीकत क्या है यह सभी समझते हैं, लेकिन सत्तापक्ष और विपक्ष किसी भी मुद्दे पर लगातार आमने सामने हो रहे हैं। निगरानी विभाग की यह कार्रवाई निश्चित तौर पर काफ़ी मायने रखती है, और इसको लेकर राजनीति होना ये साबित करता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष किसी भी मामले पर एक दूसरे को नहीं छोड़ना चाहते हैं। मामला कोई भी हो, राजनीति लगातार चल रही है और राजनीति चरम पर है। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना। पटना में जेडीयू प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक की शुरुआत हो चुकी है, और इस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद मौजूद है। हालांकि ललन सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक इस वक्त हो रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह नेतृत्व कर रहे हैं इस बैठक की। दोपहर 2:30 बजे का वक्त है जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, और तय एजेंडे पर इसमें
मुहर लगाई जाएगी, खुलकर चर्चा की जाएगी और बताया जा रहा है कि संभवतः 2024 को लेकर नीतीश कुमार का मूवमेंट कैसे हो, नीतीश कुमार कैसे वहां पर प्रेजेंट किए जाएं, इन तमाम विषयों पर चर्चा इस बैठक के दौरान संभव मानी जा रही है। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो चुकी है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा सहित जेडीयू के तमाम जो बड़े नेता हैं इस बैठक में मौजूद है। इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और ये भी माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को लेकर जेडीयू ने जो मिशन 2024 का जो सपना देखा है, बहुत कुछ इसमें तय हो जाएगा। नीतीश कुमार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार बेहद खुश नजर आ रहे हैं, खासकर उसे तब जब मणिपुर में जेडीयू के 5 विधायकों को भाजपा ने तोड़ लिया, उसकी भी चर्चाएं होने वाली है। इसके अलावा परिस्थितियां क्या कुछ हुई, बीजेपी से क्यों अलग हुआ, इसकी भी चर्चा हुई। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो इस बैठक में हावी रहेंगे और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। इस तस्वीर में जेडीयू के जो तमाम विधायक हैं, सांसद हैं, वो तमाम लोग इस बैठक में मौजूद हैं और इस वक्त इस बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी से जुड़े हुए जो भी लोग हैं वो मौजूद हैं, साथ में सांसद और विधायक भी मौजूद हैं। इस वक्त हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और ये बैठक कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये बैठक कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और माना जा रहा है कि जेडीयू का जो मिशन 2024 है उसको लेकर बहुत कुछ रणनीति तय कर ली जाएगी। तो कल जब जेडीयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, जो जेडीयू का सबसे महत्वपूर्ण बॉडी माना जा रहा है, उसमें उन तमाम मुद्दों पर मुहर लग जाएगी। लेकिन उसके पहले प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक और 3:30 बजे जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। तो इसमें उन तमाम एजेंडों पर चर्चा होगी कि नीतीश कुमार को 2024 में उनकी भूमिका क्या होगी, पार्टी क्या कुछ उनकी भूमिका तय करने वाली है और 2024 में नीतीश कुमार को लेकर क्या कुछ तय होगा। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है सूत्रों के हवाले से कि नीतीश कुमार दिल्ली जाने वाले हैं। 5 सितंबर को दिल्ली जाएंगे नीतीश कुमार और दिल्ली में कई नेताओं के साथ मुलाकात उनकी संभव मानी जा रही है। तो टारगेट 2024 जिसे लेकर के एक तरफ जहां पटना में हलचल बेहद तेज है, प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक इस वक्त हो रही है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दोपहर 2:30 बजे होगी और परिषद की बैठक भी होने वाली है और ये माना जा रहा है कि 2024 में क्या रणनीति अपनाई जाएगी, किस तरीके से नीतीश कुमार को रखा जाएगा सामने, उन तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी। और इस वक्त बड़ी खबर ये कि दिल्ली जाने वाले हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5 सितंबर, जब वो दिल्ली में मौजूद होंगे और दिल्ली में कई नेताओं के साथ उनकी मुलाकात भी होने वाली है। हालांकि कौन कौन से नेता होंगे, किनके साथ उनकी मुलाकात के कार्यक्रम तय किए गए हैं, इसे लेकर थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन बड़ी जानकारी है कि 5 सितंबर नीतीश कुमार दिल्ली जाने वाले हैं। और संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए हैं पटना से। आनंद, नीतीश कुमार का दिल्ली जाना ये बताता है कि सिर्फ पटना में बैठकों का दौर ही नहीं चलेगा, अब पटना से दिल्ली की दौड़ भी अब आने वाले 2024 से पहले बार बार होगी। बिल्कुल विभा, मैं बता दूं कि जो हमारे सूत्र ने जानकारी दी है कि 5 तारीख को नीतीश कुमार दिल्ली रवाना होंगे और 3 दिनों का उनका ये दौरा है। जाहिर सी बात है, एक बड़ी सियासी खबर है और हमारे सूत्र ने जो जानकारी दी है कि 3 दिनों का नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा के दौरान वो कई लोगों से मुलाकात करने वाले, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ कई क्षेत्रीय पार्टी के बड़े नेताओं के साथ भी उनकी मुलाकात होने वाली है और उनके साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद रहेंगे। तो जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार मिशन 2024 में एक तरीके से जुट गए हैं और 5 तारीख को उनका दिल्ली जाना और 3 दिनों तक दिल्ली में रह के कई क्षेत्रीय पार्टी के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात करना, ये साफ साफ संकेत है कि जो जेडीयू की तरफ से जो बार बार ये बोला जा रहा है कि मिशन 2024 उसकी शुरुआत विधिवत रूप से 5 तारीख को हो जाएगी, जब नीतीश कुमार दिल्ली रवाना होगा और 3 दिनों तक वो दिल्ली में क्षेत्रीय पार्टी के कई नेताओं के साथ उनकी मुलाकात होने वाली, जिसका संकेत इससे पहले कई बार जेडीयू के नेताओं ने भी दे दिया था। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो चुकी है। इस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में किस तरह की चर्चा हो रही है, कौन कौन से ऐसे चेहरे जिनको बिहार इस वक्त आना और इस बैठक में शामिल होना बताता है कि टारगेट 2024 है? देखिए, इस बैठक में जो देश भर के जेडीयू के जो भी प्रदेश अध्यक्ष हैं वो इस बैठक में शामिल हुए हैं। इसके अलावा प्रदेश कार्यकारिणी के जो भी सदस्य हैं वो इसमें शामिल हुए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि प्रदेश कार्यकारिणी की इस महत्वपूर्ण बैठक में नीतीश कुमार भी शामिल हुए हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष तो हैं ही मौजूद, लेकिन नीतीश कुमार के इस बैठक में शामिल होना कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। चूंकि कल प्रदेश कार्यसमिति की एक बैठक हुई थी प्रदेश कार्यकारिणी की और उसमें एजेंडा सेट किया गया था कि भाई आने वाले समय में एजेंडा क्या होगा। जो हमारे सूत्र हैं उन्होंने ये बताया कि नीतीश कुमार को लेकर जेडीयू ने एक तरीके से
तस्वीर साफ कर दी है कि 2024 के मिशन में नीतीश कुमार जब राष्ट्रीय राजनीति में जब जाएंगे तो वो पूरी तरीके से मुखर होकर जाएं और पार्टी का पूरा सपोर्ट उनके पीछे है, उनके पीछे पूरी पार्टी एकजुट से खड़ी है। तो जाहिर सी बात है ये एजेंडा है और कल जो राष्ट्रीय कार्य समिति की जो महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है 3:30 बजे, उसमें इन तमाम मुद्दों पर मुहर लग जाएगी। क्योंकि जो राष्ट्रीय कार्य समिति होती है जेडीयू की, जो सबसे बड़ी लॉबी है, सबसे महत्वपूर्ण जो बॉडी है वो मानी जाती है, उसमें इन तमाम मुद्दों पर जो 2 दिनों तक जो चर्चा हुई, प्रदेश कार्यकारिणी हो, राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो, तो राष्ट्रीय कार्य समिति की जो बैठक होगी उसमें तमाम मुद्दों पर अनुमोदन किया जाएगा, मुहर लगेगी। तो साफ है इस 3 दिनों के बैठक में जेडीयू की तरफ से जो लब्बो लुआब निकलेगा, उसका जो सबसे क्रक्स है विभा, वो यही है कि नीतीश कुमार की राष्ट्रीय राजनीति में क्या भूमिका होने वाली है। इसके लिए नीतीश कुमार को अधिकृत कर दिया जाएगा, कैसे वो 2024 के पहले विपक्ष को एकजुट करते हैं। यही वजह है कि इस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद है, जबकि अध्यक्षता इस पूरी बैठक की ललन सिंह की तरफ से की जा रही है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी 2:30 बजे से होगी और इन तमाम विषयों पर चर्चा किस रूप से निकल कर आती है, इन सारे विषयों के साथ नीतीश कुमार कूच करेंगे दिल्ली के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर इसी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक से निकलकर सामने आई, जो तस्वीरों के जरिए दिखी, जहां पर बताते चले कि पुडुचेरी के प्रदेश अध्यक्ष आर मुरुगन ने एक तख्ती, एक तस्वीर अपने हाथ में रखी हुई थी और इस तस्वीर पर नजर डाला इसलिए जरूरी है क्योंकि बिहार की सियासत में हर मूवमेंट कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि जेडीयू अपनी तैयारी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2024 को टारगेट मानकर इस वक्त कर रहा है। नीतीश कुमार को प्रेजेंट करने के तरीके से किया जा रहा है, जहां पर इस पोस्टर में नए संसद की तस्वीर थी और इस नए संसद की तस्वीर में नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। और खास बातचीत की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। भले इस बात से इनकार करे कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है, लेकिन उनके पार्टी के नेताओं के हाथ में जो दिख रहा है वो बहुत कुछ इशारा कर रहा है। देखिए इस वक्त केरल से एक शख्स, क्या नाम है सर आपका? आरमुगम सरवणन, पांडिचेरी स्टेट का प्रेसिडेंट। अच्छा, ये आपने जो फोटो लगाया, नया पार्लियामेंट में नया प्राइम मिनिस्टर आएगा मेरा नीतीश कुमार जी 26 तारीख का। इसमें 7 प्राइम मिनिस्टर, इसमें मोरारजी देसाई, शरण सिंह, चंद्रशेखर, देवगढ़, आई.के. गुजराल में मेरा नीतीश कुमार जी 26 तारीख की ये डेमोक्रेसी में 300 एमपी में कंपल्सरी जनता के इसमें प्राइम मिनिस्टर आएगा, ऊपर वाला का नहीं, पूरा जनता के आएगा। लेकिन आपकी पार्टी बहुत छोटी है, बिहार में मात्र 45। पार्टी छोटी नहीं है, बड़ा पार्टी। इसमें अभी तो ये बीजेपी पूरा परचेस कर दिया, अभी तो 600 करोड़ का पूरा एमपी एमएलए पूरा परचेस कर दिया। अभी तो मेरा एमएलए मणिपुर में परचेस कर दिया, अरुणाचल में परचेस कर दिया। इसमें व्यापारी, इसमें डेमोक्रेसी नहीं है मोदी जी। तो आपको क्यों लगता है कि नीतीश कुमार को यूपीए का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया जाएगा? ये अभी तो ये डेमोक्रेसी में अभी तो डेमोक्रेसी आदमी नहीं मोदी जी, पूरा इसमें बिजनेस वाला व्यापारी। मेरा इसमें नीतीश कुमार में ऐसा क्या गुण है कि वो देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं आपके हिसाब से? ये पब्लिक इसमें 90% पब्लिक इसमें बहुत नीचे, ओनली फॉर नीतीश का दोस्त इसमें बड़ा आएगा, करोड़ आदमी पैसा मिलेगा। किसान पूरा मर जाएगा। अभी तो लाख। आपको उम्मीद है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन जाएगा, उनको उम्मीदवार बना देगा यूपीए? ये बनाएगा अभी कंपल्सरी इसमें मेरा नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर आएगा। तो ये थे केरल से आए हुए जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। वहीं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने मणिपुर में विधायकों के टूटने को लेकर सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा। ललन सिंह ने कहा कि धन बल का प्रयोग कर विधायकों को तोड़ लिया गया। 6 में से 5 विधायक अब बीजेपी के पास चले गए हैं, सिर्फ एकमात्र विधायक बचे हैं मणिपुर में। लेकिन उन्होंने कहा कि इसके पीछे की जो बड़ी वजह है वो है धन बल, जिसका इस्तेमाल बीजेपी करती रही है और इस मामले में भी किया गया। लेकिन बीजेपी को जेडीयू की चिंता छोड़कर 2024 को लेकर अपनी चिंता करनी चाहिए। वहाँ जीते, अरुणाचल में हम 7 जीते, मणिपुर में 6 जीते और दोनों राज्यों में हमने सीधे भारतीय जनता पार्टी को हराकर चुनाव जीता है। अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ 2020 में, वो गठबंधन धर्म का जो नैतिकता का पाठ ये लोग पढ़ा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो गठबंधन धर्म का धर्म निभा रहे थे और इसलिए हमारे 7 में से 6 विधायकों को उन्होंने बाद में तोड़ा और 1 को अभी मिला है। लेकिन मणिपुर में जो कुछ हुआ वो धन बल का प्रयोग हुआ।
तो वहीं जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनकी तरफ से भी बीजेपी के ऊपर प्रहार किया गया। उन्होंने कहा कि जब हम साथ थे तब हमें तोड़ा गया, हमारे विधायकों को अपने पाले में ले लिया गया। अब तो हम उनके खिलाफ हैं, उनसे अलग हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा ध्येय, हमारा टारगेट 2024 है और इसे लेकर हम अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं। नीतीश कुमार को हर दिन बीजेपी की तरफ से कमजोर करने की कोशिश की जा रही थी। बिहार में इसका कोई असर अब नहीं होने वाला है, क्योंकि अब हम उनसे अलग हैं और हमारी तैयारी 2024 के लिए जहां हम सब एकजुट हैं। तो हम लोग कह रहे हैं लगातार कि भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी को बर्बाद करने के काम में पहले से लगी हुई है। तो एनडीए में रहते हुए हम लोग यह बात महसूस करते थे और आज तो साबित हो रही है ना। तो यह पहले से हम लोग कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का यह रवैया पुराना है और आज हम लोग उनके खिलाफ हैं तो स्वाभाविक रूप से उनका आक्रमण बढ़ेगा, लेकिन उनके हर आक्रमण को का मुकाबला करने के लिए हम लोग तैयार हैं। अगली बड़ी खबर गया से, जहां पर हीरो शोरूम के प्रोपराइटर से 10 लाख रुपए की रंगदारी की डिमांड की गई है, जिसे लेकर अब वो डरे सहमे नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि व्यवसाय चलाना आसान नहीं है और तब जब अपराधी खुलेआम आपसे रंगदारी की मांग कर रहे हो। 10 लाख रुपए की डिमांड की गई है, नहीं देने पर जान से मारने तक की धमकी दी गई। धमकी देने वाले गिरोह ने खुद को टीपू गैंग का सदस्य बताया है। गौरतलब है कि बीते महीने ही हीरो शोरूम के प्रोपराइटर नीलेश कुमार से लाखों की डिमांड की गई थी। एक बार फिर से ये डिमांड सामने है और नहीं देने पर अपराधियों ने शोरूम में जबरदस्त तोड़फोड़ और फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था और एक बार फिर से 10 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई है और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। 22 को संध्या एक अनजान कॉल से फ़ोन आया था, अब 20 लाख की रंगदारी की मांग की। उसमें गोली भी हमारे शोरूम पे गोलीबारी भी हुई थी, जिसमें हमारा एक स्टाफ घायल भी हो गया था। उसमें 4 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बावजूद पुनः 31/8/2022 को मेरे फ़ोन पे एक अनजान मोबाइल नंबर से फिर कॉल आया है कि 10 लाख रुपए का रंगदारी चाहिए और नहीं तो आपको पूरे परिवार के साथ शोरूम के स्टाफ को सभी को गोली मार दूंगा। रामगढ़ में रजरप्पा मंदिर के पास अचानक से आई पानी ने एक युवक को बहा दिया। ये युवक बताया जा रहा है कि उस दौरान नदी पार कर रहा था, लेकिन अचानक से पानी का तेज बहाव यहां शुरू हो गया और इसी तेज बहाव में ये युवक इस वक्त लापता बताया जा रहा है। युवक नदी पार कर रहा था और तभी नदी में बाढ़ आ जाती है और इसी नदी के पानी में तेज बहाव की वजह से ये शख्स बह गया। नदी में आई बाढ़ की वजह से मंदिर के आसपास की दुकानें भी पानी में अब डूब चुकी हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।